नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जेई मेंस जनवरी 2025 के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और जरा देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास। यहाँ पे एक आइस दे रखी है और जिसकी अमाउंट दे रखी है 10⁻³ और टेम्परेचर बता रखा है -10 डिग्री सेल्सियस। इसको पहले वेपर में बदला जाता है। ओके, इसको 100 डिग्री सेल्सियस की हीट देके। तो इसमें पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू दिस कन्वर्जन। तो इसको आइस को कन्वर्ट किया जा रहा है -10 डिग्री सेल्सियस की वेपर्स में। तो जरा देखिए, एक लंबा प्रोसेस होगा इसके लिए। वो क्या होगा कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जाएगा। मैं आपके सामने एक लाइन खींच रहा हूं। सबसे पहले मान के चलो, सबसे पहला स्टेप ये है, यहां पे ये जो -10 डिग्री सेल्सियस की आइस होगी। आइस के बाद फिर ये आइस बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस की। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन जाएगी। इसके बाद फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। वाटर बनने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर बनने के बाद ये इसका जो टेम्परेचर जाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर की ओर जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से अब ये वेपर्स बनेंगी 100 डिग्री सेल्सियस की। वेपर्स बनने के बाद प्यारे बच्चों, अब ये फाइनली इस वेपर्स का टेम्परेचर हो जाएगा चेंज। अब ये वेपर बन जाएंगी 110 डिग्री सेल्सियस की। सो प्यारे बच्चों, आप यहां देख रहे हैं ये इतना लंबा प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में और फिफ्थ स्टेप में हमें कितनी कितनी एनर्जी इसको रेगुलरली देनी पड़ेगी। तो जब हम -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की बात बना रहे हैं तो इसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी। तो फॉर्मूला होता है ms∆T। तो मास इसका है 10⁻³ एंड इसकी जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है आइस की, यहां पे दे रखी है, यहां पे 2100। और ये टेम्परेचर यहां से यहां पे कितना ट्रांजिशन हो रहा है टेम्परेचर का। तो इनिशियल -10, फाइनल 0। सो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे तो 0 -10, तो ये +10 हो जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको 10 भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्टली इसे 10 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। ओके, तो इतनी हीट हमने पहले वाले ट्रांजिशन में देख ली। अब जरा देखिए दूसरे 0 डिग्री सेल्सियस से जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा तो फेज चेंज हो रहा है। आइस से वाटर बन रही है। तो आइस से वाटर बनने का जो फॉर्मूला होता है m×l, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो मास वही रहेगा 10⁻³ अब जरा लेटेंट हीट कितनी दे रखी है आइस की, जरा देख लेते हैं। ये दे रखी है 3.35 इंटू 10⁵। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद यहां पे आइस से वाटर बन गया और वाटर से हम चलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर की ओर। तो फिर यहां पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जरा देखेंगे कि मास तो वही रहेगा। अब स्पेसिफिक हीट वाटर की यूज की जाएगी क्योंकि यहां से वाटर का वाटर में ट्रांजिशन हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है यहां से यहां तक। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे 4180 दे रखी है। प्यारे बच्चों, यहां से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जा रहा है तो 0 से 100 तक चेंज कितना हो गया, 100 का चेंज आ रहा है। ओके, प्लस अब जरा यहां से यहां देखिए, अब यहां से यहां देखिए, हमने 100 तक वाटर कर लिया। अब वाटर से वेपर्स बनेंगी। तो इस ट्रांजिशन में वही फॉर्मूला m×l, क्योंकि यहां से क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, वाटर से वेपर बन रही हैं। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा m×l। सो 10⁻³ और l यहां पे लेटेंट हीट देखिए जरा वेपर्स की कितनी है
2.5 इंटू 10⁶। अब जरा देखिए, वेपर से अगर हम वेपर की ओर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ms डेल्टा टी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 10⁻³ और वेपर्स का जो स्पेसिफिक हीट है वो यहाँ पे दे रखी है 1920। सो 1920, सो डेल्टा टी यहाँ पे कितना बनेगा 10 डिग्री। 100 से 110 डिग्री तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। एक यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, वो इसे लिखने में मिस्टेक कर रहे थे, ये 2.5 नहीं, यहाँ पे है ये वाला 2.25। ओके, सो 2.25। प्यारे बच्चों, अब जरा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये 1230 हो गए, यहां से कैंसिल, ये बना 21, ये 30 यहाँ पे 30 से कैंसिल, 2 बचे। अब ये आया कितना 335 प्लस 123, यहां से ये कैंसिल, ये बनेगा 418 प्लस ये 10⁻³ यहाँ पे 3 बनेगा। जरा देखेंगे ये बनेगा 2250, यहां से 30 है, 1 2 सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे -1 मीन्स 1/10 डिवाइड देंगे तो ये बनेगा 19.2। अब जरा मैं इसे ऐड कर रहा हूं, ऐड करने पे देखो जरा 21 प्लस 335 प्लस 418 प्लस 2250 प्लस 19.2। सो आंसर आ रहा है इसका, जब ऐड करोगे तो यहां पे आंसर बन रहा है 3043.2 जूल। ये बन रहा है आंसर। जरा देखिए किस ऑप्शन के साथ मैचिंग हो रही है, 3043, ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो स्फेरिकल बॉडीज हैं और सेम मटेरियल है और उनकी रेडियस भी दे रखी है 0.2 0.8 और वो सेम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं एटमॉस्फेयर में। तो टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी 800 है एंड बिगर बॉडी का टेम्परेचर 400 है। तो आपको बता रहा है, और स्मॉलर बॉडी से ई हीट रेडिएटेड होती है सराउंडिंग में, तो बिगर बॉडी से कितनी हीट रेडिएटेड होगी। और यहां पे बोला है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसे हमें इग्नोर करना है, वो नेग्लिजिबल है। ओके, उसका इफेक्ट हमें यहां पे नेग्लिजिबल मानना है। जरा देखिए, ये एक पहली बॉडी हो गई, ये एक दूसरी बॉडी हो गई, इसका टेम्परेचर 400 हो गया, इसका बिगर बॉडी का 400 केल्विन, इसका 800 केल्विन। ओके, इसकी रेडियस है 0.2 और इसकी रेडियस है 0.8। अब जरा देखिए, पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा, P = ओके सिग्मा EAT⁴। तो यहां पे दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बनी हुई हैं। ओके, तो उनका ये कंडक्टिविटी और एमिसिविटी ये दोनों बराबर होने वाली हैं। तो जरा देखिए, तो पावर रेडिएटेड फ्रॉम फर्स्ट बॉडी, पावर रेडिएटेड फ्रॉम सेकेंड बॉडी किस पे डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे डिपेंडेंस आ जाएगा T⁴ का। सो देखिए जरा, पाई R1² एरिया पहली बॉडी का ये वाला और टेम्परेचर ऑफ पहली बॉडी, पाई R2² टेम्परेचर ऑफ सेकेंड बॉडी। अब जरा देखिए, पाई से पाई यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, R1 आ गया 0.2, सो 0.2²। ओके, एंड टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी 800 केल्विन, तो ये 800⁴ बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये 0.8 है रेडियस दूसरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, और जरा इसका टेम्परेचर आ जाता है 400⁴। जरा देखिए, अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म करेंगे यहाँ पे। ओके, सो 2.8 बनेगा तो ये 1.4 हो गया पर स्क्वायर में, 1/4 हो जाएगा स्क्वायर में।
स्क्वायर में तो लो जी मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि इससे ये कैंसिल होगा ना, बट लेकिन आप भूलिए मत ऊपर स्क्वायर है दोनों के, तो मैंने 2 बार 4 ले लिया है। अब जरा देखिए सिमिलरली आप देखिए, आप इससे क्योंकि पावर सेम है तो आप इसे ऐसे काट सकते हो 2 बार, पर लेकिन पावर बनी रहेगी ऊपर। ओके, तो जरा देखिए ये 1/16 हो रहा है और देखिए ये भी 16 हो रहा है। अब पहली बार यहां से देखेंगे एनर्जी, एनर्जी ये पावर है, पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। तो यहां से पावर क्या बनेगी, आप देख लीजिए टी टाइम में ई एनर्जी इसमें एमिट हो रही है, तो सेम टाइम में P2 से कितनी एनर्जी पास होगी, कितनी एनर्जी रेडिएट होगी दूसरी वाली बॉडी से। तो यहां पे ये तो गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो ये तो रेशियो इसका यहां पे कैलकुलेट होकर बना रहा है। जरा देखिए टी से टी यहां पे कैंसिल कर रहे हैं तो E2 विल बी E। सो इस तरीके से जो आंसर बनेगा आपका, वो आंसर बनेगा आपका 3 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए E/E2 = 1, तो ये आंसर आपका आ जाता है। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट देखते हैं अब नया। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 सोप बबल है, सोप बबल जिसकी रेडियस R1 है, लो जी ये छोटा वाला R1 बना लिया, और ये 4 सेंटीमीटर ये R2 है। ओके, ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस वाला ये R2 बबल है। ओके, जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो एक नया बबल बनाते हैं, एक कॉमन सरफेस आ जाती है, ये वाली मैंने कॉमन सरफेस बना दी है। ओके, तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो प्यारे बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि 4t/r न्यू। ओके, दिस विल बी 4t/r2 minus 4t/r1। ओके, अब जरा देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से तो पता चल गया कि इसे कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। 1/r न्यू विल बी व्हाट, R1 R2 इक्वल्स टू R1 minus R2। प्यारे बच्चों यहाँ पे बड़ा कौन सा है, तो जरा उसमें से घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इसे लिख दो R2, इसे लिख दो R1 और इसे लिख दो R2। सो ये आ जाएगा R2 minus R1। तो जरा देखिए R2 minus R1 कितना हो रहा है, 4 minus 2, और R1 R2 कितना हो रहा है 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो जरा देखिए 2/8 बनेगा 1/r न्यू। ओके, सो 4, सो R न्यू विल बी अपॉन 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये जो आंसर आएगा इसका आएगा 4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल है जिसका मास m है। तो लो जी ये बॉल है जिसका मास m है। अब यहां पे बोला है ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, तो ये वर्टिकल ट्यूब दे रखी है। ओके, अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है। लो जी इसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है, ये जो ग्लिसरीन है इसकी डेंसिटी भी मान लेते हैं रो, और इसकी डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स कांस्टेंट, बॉल वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम कांस्टेंट। चलो जी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, जिसको हम कह सकते हैं ये तो टर्मिनल वेलोसिटी टाइप का हो गया ना कुछ। अच्छा जी, इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, जो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है ना वो क्या दे रखा है, इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉल। सो हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉल मींस डेंसिटी ऑफ बॉल ये है, इसका हाफ है। ओके, तब हमें बताना है विस्कस फोर्स कितना होगा। तो चलिए जी इस पे हमें विस्कस फोर्स बताना है। तो विस्कस फोर्स बताने के लिए अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इस बॉल पे फोर्स जो लगेंगे वो दो लगेंगे, एक तो ऊपर की तरफ ये विस्कस फोर्स लगेगा और एक लगेगा बायोएंट फोर्स। ओके, और नीचे ये mg को बैलेंस करेंगे
जब अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, नेट फोर्स 0, तब जाके ये कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो एफ वी प्लस एफ बी इक्वल टू एम इंटू जी, बायोएंट फोर्स एंड विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स पूछा है यहां पे एफ वी, तो जरा देखिए एफ वी विस्कस फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस बायोएंट फोर्स। ये मास किसका है, ये बॉल का मास है, मास इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके जी, ये बायोएंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी रो जी। तो यहां पे वी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बोल सकते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ द बॉल बोल सकते हैं, बोथ विल बी सेम। यहां पर डेंसिटी ये आएगा और जी, तो यहां से देखिए जरा, तो वी जी, अब डेंसिटी यहां पे दे रखा है, सिग्मा इक्वल टू यहां पे दे रखा है। ओके, तो सिग्मा इक्वल टू 2 रो हम यहां से बोल सकते हैं। सो सिग्मा, ये वाला सिग्मा की जगह पे हम 2 रो लिख रहे हैं और एक ये रो बच रहा है। तो ये कितना आ गया, वी रो जी। अब वीरो अगर देखेंगे, वीरो अगर देखेंगे ये वाला, ओके, यहां पे अब रो को वैसे तो हम ऐसे सिग्मा बाई 2 भी लिख सकते हैं ना। सो रो को सिग्मा बाई 2 लिख दीजिए, तो वी सिग्मा जी, क्योंकि मैं ना इसको मास बना दूंगा बॉडी का, क्योंकि ये बॉडी की मैंने डेंसिटी ले ली, जो स्फेरिकल बॉडी है, तो ये स्फेरिकल बॉडी का मास बन के आ गया। तो स्फेरिकल बॉडी का मास जी और ये बाई 2, तो देखो यहां से ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला, तो यही क्या होगा आंसर। ओके, दैट्स इट। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज द सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या रखा है, एक ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है। तो ट्यूब है जिसमें इसकी लेंथ एल बोल रहा है, और कहा जा रहा है कि इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट पॉइंट पे, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे जो इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखी है, ये वाली रेडियस दे रखी है इसने 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस रेडियस को हम 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। और फिर इसमें भी रेडियस दे रखी है, इसमें जो रेडियस दे रखी है इसकी क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट द पॉइंट, चलो यहाँ पे जो वाटर है ना, ये जो एंटर कर रहा है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस जगह पे वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। सो ये हो गया पाई r1 स्क्वायर v1 पाई r2 स्क्वायर v2। तो पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, और r1 पहली रेडियस यहाँ पे 2 दे रखी है, 4 हो जाएगी स्क्वायर करने पे, और ये मल्टीप्लाई का डॉट आ गया, और v वेलोसिटी इस जगह पे 2 दे रखी है। लो जी, ये वाली वेलोसिटी इस जगह पे 2 है। r2 स्क्वायर यहाँ पे 1 है, सो 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो v2 आएगी। सो v2 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, यहां से आपका आंसर बना 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, आंसर मीटर पर सेकंड में। अरे भाई, इसको अगर आप सेंटीमीटर में भी बदल लोगे, ओके, और यहाँ पे भी तो बदलोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए जी, आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्यूब है और इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर। चलिए जी, ये ट्यूब बना लेते हैं यहाँ पे, जिसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है। ओके, इसकी 1 मीटर लेंथ दे रखी है, लिख लेंगे इसकी 1 मीटर लेंथ बाद में, अभी एल लिख लेते हैं। ओके, अब बोला जा रहा है कि इसमें आइडियल फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें जी फ्लूइड भर दो आइडियल। ओके, यहाँ पे फ्लूइड भर दो आइडियल। अब इसमें बोला जा रहा है कि जिसका मास 2m है, लो जी, मास कर लो 2m,
अब बोल रहे हैं कि इसके एक क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, चलो यहां पे भी बंद कर दो इसे और यहां पे भी बंद कर दो। अब इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रोटेट किया जाता है इसके वन एंड के अबाउट। तो लो जी इसको बना लो एक्सिस, ओके, और घुमा दो इसे इस तरीके से, ओके। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लो, घुमा दीजिए इसको। अब क्या कहा जा रहा है, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द अदर एंड एफ, इस जगह पे जो फोर्स है ना, जो इधर साइड से फोर्स इसे दबा रहा है, तो वो है एफ। देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो कितने ओमेगा पे ये एफ इतना मिल जाएगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं सीधा सीधा ये फोर्स एक्सर्टेड की एक डेरिवेशन है जो जनरली पढ़ाई जाती है। जरा देखिए एक चीज, मान के चलो यहां से हम गए आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे जाने पे एक छोटा सा कट ले लिया हमने यहां पे डी आर लेंथ का, ओके। सो एल लेंथ पे एम मास है, ओके। एल लेंथ का फ्लूइड में एम मास है, यूनिट लेंथ के फ्लूइड में एम अपॉन एल मास हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप ही बता दो, यहां पे जो हमने डी आर लेंथ ली है, इतने फ्लूइड पे कितना मास हो गया, इतना। तो इस मास को मैं कह रहा हूं डीएम, डीएम इक्वल टू एम अपॉन एल डी आर, ओके। अब जब आप इसे रोटेट करोगे तो एक फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, इधर साइड में ये जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब जरा देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर इसका फोर्स लगेगा। तो अब आप इसको, ये तो इस छोटे से मास के कारण है, इसके इतने मास के कारण, टोटल मास के कारण फोर्स कितना लगेगा, इसको आप कर देंगे इंटीग्रेट, ओके। सो ये मास कहां से कहां तक की लेंथ इस पूरे मास को कवर करेगी, तो जीरो से लेके एल तक की लेंथ पूरे मास को कवर करेगी, ओके। तो जरा देखिए जीरो से लेके टोटल फोर्स हमने एफ कह दिया, तो एफ इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर, इसे हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ओके। तो यहां पे डीएम कितना है, एम अपॉन एल, इंटीग्रेशन है ये, एम अपॉन एल डी आर इंटू आर। सो ओमेगा स्क्वायर, एम कांस्टेंट एल कांस्टेंट, सो आर स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से लेके एल तक जा रहा है। सो एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल, ओके। आप इसे देखेंगे एल स्क्वायर अपॉन 2, ये एल से एल कैंसिल हो रहा है। सो यहां से फोर्स बना एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2, ओके। सो एल तो जी 1 मीटर दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो एल तो 1 हो ही जाएगा यहाँ पे। तो यहां से ओमेगा कितना होगा, सो 2 एफ अपॉन एम, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये देख रहा है, अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि एल्फा कितना होगा। तो इस जगह पे क्या है, तो मुझे लग रहा है एल्फा तो यहाँ पे 1/2 हो रहा है, ओके। एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम के आगे जो भी आ रहा है वो क्या है, एफ अपॉन एम के आगे 1 अपॉन एल्फा है जो कि 2 के बराबर है। so, एल्फा बराबर 2 हो रहा है ना, कंपेयर करो इसके इस फॉर्मूले से, यहां से
ओके। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात का हमने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि ये मास है ना, ये 2m दे रखा है एल लेंथ पर, हमने यहाँ पे m ले लिया है। लो जी 2m ले लो यहाँ पे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा इसमें। देखो ये भी 2m, जहां जहां पे m दिख रहा है वहां 2m ले लो, सब कुछ सही हो जाएगा। 2m। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो रहा है ना, अब देखना ये भी हट जाएगा फिर। ओके। और जब ये हट जाएगा तो देखो बन गया ना एल्फा इक्वस टू वन, एल्फा इक्वस टू वन बन गया यहां से। देखो एल्फा की जगह पे क्या आ रहा है, एम के आगे क्या है, कुछ नहीं है जी, एम के आगे तो यहाँ पे वन है। तो जरा कंपेयर करने पे आपको पता चलेगा एल्फा इक्वस टू तो वन आ रहा है। ओके, ये आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रखा है कि दो स्टेटमेंट दे रखा है, और पहला स्टेटमेंट ये कहता है इसमें कि हॉट वाटर फ्लोज होता है कोल्ड वाटर से तेज। ओके, ऐसा क्यों होता है? ओके, ऐसा इस वजह से होता है कि जो हॉट वाटर होता है ना वो ज्यादा विस्कस नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो जैसे ये हॉट वाटर है ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी फ्लो होगा। कोल्ड वाटर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फ्लो होगा। ओके, थोड़ा धीरे फ्लो होगा, तो इसका ये रीजन होता है। ओके, अच्छा जी। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सोप वाटर जो होता है वो हायर सरफेस टेंशन होता है, तो जिसका सरफेस टेंशन हायर होता है। ओके, फ्रेश वाटर से। प्यारे बच्चों फ्रेश वाटर में अगर आप सोप मिला दोगे ना तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, बढ़ता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। जब इसका स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, तो यहां से अगर आंसर देखोगे तो ये तो सेकंड ऑप्शन बनता है, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गन एक लेड बुलेट को फायर करती है और जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी 300 केल्विन है। जब ये वुडन ब्लॉक को हिट करेगी तब तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बताया जाता है कि बुलेट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 600 है। और इतना टेम्परेचर बुलेट गेन भी कर लेती है और वो मेल्ट भी हो जाती है, ऐसा भी है इसमें। इफ द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस 625 टोटल हीट इज रिक्वायर्ड, देन वी हैव टू टेल द मास ऑफ द बुलेट इन ग्राम्स। तो इसमें कुछ डेटा भी गिवन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है लेड का जो कि इतना दे रखा है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे रखी है लेड की 125 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। प्यारे बच्चों हाउ वी विल सॉल्व इट? चेक। इस क्वेश्चन में दो प्रोसेस होंगी, जैसे कि टोटल हीट कितनी देनी पड़ेगी ये सारी प्रोसेस के लिए, इतनी। तो लीजिए ये 625 हीट जूल देनी पड़ी, तो ये जो हीट कर रही है पहला काम, तो जो भी मास है बुलेट का इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, तो पहले तो ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा 300 से 600 होगा। ओके, पहला स्टेप। और फिर 600 से इस बॉल, ये जो बुलेट है ये इसका फेस चेंज हो जाएगा, ये सॉलिड से फ्लूइड बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए m इंटू एल ये फॉर्मूला लगता है, और इतनी हीट चाहिए इसको मेल्ट होने के लिए। तो यहां से तो सिंपल बन गया, ये मास है, एस यहां पे ऑलरेडी गिवन है 125, ओके, इंटू 10 टू द पावर, यहां पे कोई पावर में नहीं है, ओनली इंटू 10 ओनली 125। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है 300 से 600 का, तो जिसे हम कह देंगे 300। मास m आ गया, लेटेंट हीट यहां पे बन रही है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब जरा देखिए यहां से मास ये है, अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं लाइक, चलो कॉमन लेने से पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे
125,300 प्लस m, यहां पे देखिए 25, ओके 000। अब 625 है, चलो 25 यहां से डिवाइड दे दीजिए दोनों तरफ, तो ये बचेगा 1000, ये 5 और ये 25। मैंने 25 का डिवाइड दे दिया दोनों तरफ, फिर 25, ये 1500 m और ये 1000 m। सो 25 इक्वल्स टू दिस इज 2500 m। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर आप देखेंगे मास कितना आ गया 25/2500। सो 1/100। दिस इज रनिंग इन किलोग्राम, बट हमें पूछा है ग्राम में। जरा देखिए ग्राम में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1000 से, ओके। इस तरीके से 10 ग्राम इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि वाटर फ्लोज कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल पाइप में, और जिसका एक एंड है वो कि क्लोज्ड है एक वॉल्व के साथ। तो पाइप है ये, तो यहां से ये क्लोज हो रखा है, ओके। और यहां पे प्रेशर है वो P1 है, ओके। रीडिंग ऑफ प्रेशर गोस फॉल्स टू P2 व्हेन वॉल्व इज ओपन। तो जरा देखिए यहां पे ये वॉल्व है, एक तरह से ये वॉल्व लगा रखा है, ओके। जब आप इस वॉल्व को ओपन करते हो तो यहां से पाइप पानी चालू हो जाता है, ओके। जब वाटर चालू पानी यहां से चालू हो जाता है तो जरा देखिए दो केस बने, पानी चालू हुआ वाटर फ्लो हुआ तब का केस, वाटर फ्लो नहीं हो रहा था तब का केस। तो इसमें बर्नौली थ्योरम लगाई जाएगी, ओके। सो मान के चलो पहले प्रेशर था P1 और उस समय पे इसमें वाटर फ्लो नहीं हो रहा था, तो वेलोसिटी थी 0, और इसमें हाइट वाइट कुछ है नहीं क्योंकि वाटर चल रहा है। और जब इसमें से वाटर फ्लो होने लग गया तो वेलोसिटी ले लो v और प्रेशर ले लो P2। प्रेशर ये डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ मतलब P2 लेसर देन P1, और उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी हाफ रो v स्क्वायर। तो अब जरा देखिए, सो P1 माइनस P2 इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 का और अपॉन कर दीजिए रो, इस तरीके से v स्क्वायर आ गया आपका। सो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 अपॉन रो, और ये पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप प्रोपोर्शनल टू, तो ये प्रोपोर्शनल हो रहा है वेलोसिटी अंडर रूट P1 माइनस P2। ऑप्शन बना यहां से 1, दिस इज द आंसर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या कहता है, एक एयर बबल है जिसका रेडियस 1.0 मिलीमीटर का है, लो जी, और इसको ऑब्जर्व किया गया है 20 सेंटीमीटर फ्री सरफेस के नीचे, किसी एक लिक्विड की फ्री सरफेस है ये, ओके। बबल यहां पे कहीं देखा गया है, ओके। इस बबल को यहां पे कहीं देखा गया है। अब इसका सरफेस टेंशन भी दे रखा है, बबल का सरफेस टेंशन भी दे रखा है, और डेंसिटी भी दे रखी है, वो लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो भी दे रखी है, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड, इसके अंदर जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो प्यारे बच्चों एक बात देखिए जरा, यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि चारों तरफ से ये बबल प्रेशर ले रहा है, ओके। सो प्रेशर इनसाइड
विल बी इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड। मैं यहाँ पे इनसाइड लिख देता हूं, प्रेशर इनसाइड इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड, तभी तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। सो आउटसाइड प्रेशर दो हो सकते हैं, एक तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे ट्रांसमिट हो रहा है और बबल पे जा रहा है, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। दूसरा, ये लिक्विड है, इसकी जो भी हाइट है 20 सेंटीमीटर, इसके कारण भी हो रहा है, तो ये एच रो जी प्लस। और ये बबल जो है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सब ये आपस में एक दूसरे को स्ट्रेच कर रहे हैं, ओके, सरफेस टेंशन के कारण। तो उसके कारण जो प्रेशर आता है वो आता है 2T अपॉन आर। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2T अपॉन आर। अब ये जो P इनसाइड है, इसका और इस प्रेशर एटमॉस्फेयर का डिफरेंस इसमें पूछा जा रहा है। P ATM विल बी, हाइट 20 सेंटीमीटर है, ओके, हाइट 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। डेंसिटी इसमें दे रखी है फ्लूइड की, वो 10 टू द पावर 3। तो भैया सेंटीमीटर को पहले तो इसे 100 का डिवाइड कर दो, मीटर में बदल दो। जी इसमें ले लो 10, कुछ बोल रखा है 10 यहाँ पे, ओके, प्लस 2, सरफेस टेंशन भी बोल रखी है, सरफेस टेंशन इतना है, ओके। सो दिस सरफेस टेंशन विल बी 0.095 अपॉन, यहाँ पे रेडियस भी बोल रखी है 1 मिलीमीटर बबल की। सो 1 मिलीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -3 मीटर। यहां से 10 का मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ, तो ये बनेगा 2000 प्लस, जब ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट को यहां से हटा सकते हैं हम, तो क्या बनेगा 95, ये पॉइंट के साथ कैंसिलेशन है। सो 2000 इंटू ये कितना हो गया 190, so 2190 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे लिख दीजिए 2190। प्यारे बच्चों, दिस विल बी द आंसर। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज ये वीडियो मैं कर रहा हूं नेक्स्ट डे शूट, तो इस वजह से एक और बार नमस्कार कर दी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें क्या है, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर लाइज एट द डेप्थ। लो जी, ये कोई बबल है यहाँ पे, ओके, और ये किसी भी फ्लूइड में रखा हुआ है, ओके, ये किसी भी फ्लूइड में रखा हुआ है और इस बबल की जो रेडियस दे रखी है वो रेडियस हमें यहाँ पे r इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर है, और ये जो डेप्थ है यहाँ तक कि ये 20 सेंटीमीटर है। अब जरा देख रहा है, देख इसमें कहा जा रहा है कि जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी भी दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसके अंदर का प्रेशर भी दे रखा है, लीजिए इसके अंदर का प्रेशर भी दे रखा है, ओके, इसके अंदर का प्रेशर भी दे रखा है। अब पूछा जा रहा है जो कि इफ प्रेशर इनसाइड द बबल दिस मच ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे अरे अरे, ये प्रेशर नहीं दे रखा, ये दे रखा है क्या, ये दे रखा है प्रेशर इनसाइड और प्रेशर एटीएम, इसका डिफरेंस दे रखा है। ये तो पुराना वाला क्वेश्चन का डिफरेंट फॉर्म बन गया, इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन का ये डिफरेंट फॉर्म बन जाता है, ओके। मतलब एटीएम प्रेशर कम है इनसाइड प्रेशर से, वो इतना। अब बोला जा रहा है कि सरफेस टेंशन बताओ। अरे भाई, सरफेस टेंशन के लिए देखो यहां पे कैसे करेंगे, चारों तरफ से इस बबल पे प्रेशर लग रहा है, ओके, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो ऑब्वियसली जो इनसाइड प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, आउटसाइड के।
यहां पे ये तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन कर पाएगा। अब जरा देखो प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड, ओके। अच्छा प्रेशर आउटसाइड, ये प्रेशर आउटसाइड एक तो ये वाला प्रेशर होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे ट्रांसमिट हो रहा है इस पे, ओके। सो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, दूसरा ये फ्लूइड है एच हाइट तक भरा हुआ है, तो एक ये वाला प्रेशर होगा हाइट, इस लिक्विड की हाइट का प्रेशर जो होता है, और एक इसके मॉलिक्यूल्स, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे सरफेस टेंशन के कारण इसको दबाने का प्रयास करते हैं, ये भी एक प्रेशर है। तो ये होगा 2T/R। प्यारे बच्चों PI माइनस PATM तो गिवन ही है, हाइट यहां पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सो 20/100 कर दो इसे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। डेंसिटी यहाँ पे 1000 दे रखी है, 1 2 3000, और G10 होता है, ये बोला जा रहा है कि 10 लेना है। अब प्यारे बच्चों ये हो गया 2T/R, R कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। सो इसे अभी 0.1 सेंटीमीटर ही लिख देता हूं मैं, अगले स्टेप में इसको करूंगा। जरा देखो PATM माइनस PATM P इन दिस, ये क्या कह रहा है, प्रेशर जो इनसाइड है बबल के वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है 2100। सो प्रेशर इनसाइड प्रेशर ATM ये है 2100, ये दे रखा है तो जरा यूज करो 2100, ओके। सो 1 2, सो 1 2 ये कितना आ गया 2000। सो जरा देखिए 2T/0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, जरा देखिए तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में बदलने पे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, मतलब इसमें डिवाइड देंगे ना तो डिवाइड देके वो ऊपर चला जाएगा, इस वजह से मैंने ऊपर ही डायरेक्ट लिख दिया। अब जरा देखिए ये तो 2000 उधर जाने पे 100 बच रहा है, अब ये जरा 2T, अब ये वाले 100 ये वाले, ओके, ये कितना हो गया 0.1, तो ये वाला 100 इस वाले 100 को कैंसिल करेगा, सो 2T इक्वल्स टू 0.1 आ गया, सो टेंशन बनेगा 0.05, ये आ गया टेंशन न्यूटन पर मीटर। प्यारे बच्चों ये आ गया टेंशन। सो ऑप्शन कौन सा बन रहा है 0.05 आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कहता है, इसमें कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक ए बिग वाटर ड्रॉप, एक ये बड़ी वाटर ड्रॉप है इसको तोड़ने के लिए, ओके, जिसकी रेडियस आर है, टू ब्रेक ए बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, इसको ब्रेक किया जाता है, इसको ब्रेक करने के बाद 27 ओके इस टाइप के स्मॉल ड्रॉप्स बनाए जाते हैं, सभी रेडियस समान है, उसमें लगता है 10 जूल वर्क डन, ओके। सो वर्क डन जरा देखिए वर्क डन क्या होगा, इनिशियल एनर्जी देखो इसकी कितनी है, तो इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया क्या है इसका पाई, इसका एरिया होगा 4πr², ओके। और फाइनली ये सारी ड्रॉप्स की एनर्जी बना लो, तो सारी ड्रॉप्स हैं कितनी, ये 27 है, तो 27 ड्रॉप्स हो गई, ओके। अब ये 27 ड्रॉप है, तो अच्छा एक चीज देखो, जैसे एक बड़ी ड्रॉप है ना 4/3πr³ उसका वॉल्यूम है, और एक इसको 27 छोटी ड्रॉप्स में इस वॉल्यूम को डिवाइड करना कितना आ रहा है, सो 4/3πr³, ये छोटी ड्रॉप की रेडियस है, ओके। जरा देखना 4/3 से 4/3π यहां पे कैंसिल हो रहा है, तो r³/27 दिस इज द स्मॉल r, तो यहां पे देख रहे हो स्मॉल r कितना आ रहा है, कैपिटल R/3 आ रहा है, क्या आ रहा है कैपिटल R/3। तो प्यारे बच्चों समझ आ रहा है कि 27 ड्रॉप्स को, सॉरी एक बिग ड्रॉप को 27 ड्रॉप में आप बदलोगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी,
तो वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि 27 ड्रॉप्स हो गई और 27 ड्रॉप्स, ओके, टी इंटू, अब 27 का सरफेस एरिया लगाओ। सो 27 ड्रॉप्स का सरफेस एरिया यहां से बनेगा, 27 ड्रॉप्स का सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, और स्मॉल आर हमने यहाँ पे पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, ये इतना होता है। तो प्यारे बच्चों 27 ड्रॉप की तो ये एनर्जी है और एक ड्रॉप की ये एनर्जी है, कितना डिफरेंस है, उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, सो इस एनर्जी से इस एनर्जी में जाने पे जो डिफरेंस आता है वर्क डन उसके बराबर करना पड़ेगा। तो मैं यहां से ले रहा हूं टी इंटू 4 पाई आर क्यूब कॉमन। ओके, अब जरा इसको देखिए, यहां से 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये जो बनेगा ना, तो 27 अपॉन ये 27 आएगा क्योंकि 3 का क्यूब हो रहा है और यहाँ पे 7 कॉमन आएगा, मुझे लग रहा है। ओके, अब यहां पे क्या रहा, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है क्या? 27 टी इंटू 27 ड्रॉप्स, एक ड्रॉप का रेडियस कितना आ रहा है, कैपिटल R/3, ये हो गया, ये हो गया, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर होता है ना। हाँ हाँ, ये गड़बड़ी कर रहे थे हम, जरा देखो, ये वाला ये आर स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पे 27 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके, इसे ठीक करो, यहाँ पे 9 हो गया। सो 9 3 जा 27, सो कितना आया वर्क डन, ये 10 जूल बोल रखा है इसने पहले ही, सो 10 जूल बोल रखा है, और ये 3 - 1 कितना बनेगा 2, और 2 5 जा 10, और इसको लिख दो टी 4 पाई आर क्यूब। ओके, सो यहां से मैं पता चल गया इक्वेशन 1 कि टी इंटू 4 पाई आर क्यूब ये कितने के बराबर है, 5 के। अब देखो इसका यूज हम कहां करेंगे, जरा देखो, अब ये कह रहा है कि वर्क डन कितना लगेगा जब इसे ब्रेक किया जाता है सेम ड्रॉप को, कितने पार्ट्स में, 64 ड्रॉप्स में। देखिए कितने पार्ट्स में, 64 ड्रॉप्स में इसको किया जाता है। तो प्यारे बच्चों जरा देखिए, अब इसको ही हम कैसे करेंगे, एक ड्रॉप है बड़ी वाली 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है, अब इसको 64 छोटी ड्रॉप्स में बदला गया, तो छोटी ड्रॉप की रेडियस में आर क्यूब ले लेता हूं, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर होगा। ओके, तो जरा 4 पाई/3 से कैंसिल किया, तो स्मॉल आर क्या आ रहा है, आर क्यूब अपॉन 64, सो आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन दिस। ओके, यहां से स्मॉल आर आ गया। दूसरे केस में, ये केस 2 है, ओके, ये केस 2 में रेडियस, ये केस फर्स्ट चल रहा है यहां से। अब जरा देखो केस 2 में, ओके, केस 2 में क्या कह रहा है कि एक ड्रॉप को जिसकी रेडियस आर है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, टेंशन इनटू एरिया, ये उसकी एनर्जी होगी इनिशियल। फाइनली जब ड्रॉप्स हो जाती हैं 64, उसकी एनर्जी क्या होगी, टेंशन इनटू एरिया। एक ड्रॉप का एरिया ले लो मल्टीप्लाई 64 से, मैं कर ही रहा हूं। एक ड्रॉप का एरिया क्या होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, स्मॉल आर यहां पे क्या है, R/4, R/4। तो जरा देखिए इसका स्क्वायर करो, प्यारे बच्चों जरा देखना, अब यहां से ये जो वर्क डन आया ये हमें बताना है, तो T इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, यहां से कॉमन लो, 64/4 4 जा 16 दिस -1, 16 4, प्यारे बच्चों ये आ रहा है 3T 4 पाई आर स्क्वेयर, ये क्या हो गया 3 × 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना मल्टीप्लाई होगा 5, इक्वेशन फर्स्ट से। ओके, इक्वेशन फर्स्ट से इसमें 5 रख दीजिए, तो ये आंसर आया 15 जूल, यही आंसर होगा बेटा। ओके, 15 जूल, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कहता है,
जरा देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस भी दे रखा है, फ़ारेनहाइट का भी एक्सिस दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि इसके बीच का ग्राफ किस तरीके का बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला होता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का। तो आप जरा इसको देखिए, तो C इसमें y एक्सिस की जगह पे है और ये इसमें x एक्सिस की जगह पे। हम जरा स्ट्रेट, और सभी ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हैं, जरा चेक करते हैं। हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y यहाँ पे है क्या, c हमारा, x यहाँ पे है क्या, f, ओके, और ये c। तो जरा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी। सो c इक्वल टू 5f अपॉन 9 माइनस, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का जब 32 में, तो ये कितना आएगा, 5 टू जा 10, 5 3 15 और 16, और अपॉन 9 ये दोनों के साथ रहेगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब जरा देखिए प्यारे बच्चों, यहां से m इक्वल टू कितना है, 5 अपॉन 9, तो कुछ ना कुछ स्लोप है, बट स्लोप यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट यहाँ पे माइनस में है, -160 अपॉन 9। तो जरा देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्लोप नेगेटिव आ रहा हो और इंटरसेप्ट स्लोप पॉजिटिव हो, ये वाला, और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। ओके, तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो स्लोप तो पॉजिटिव यही मिल रही है, देखिए लेस देन 90 है ना, और इंटरसेप्ट यहाँ पे नेगेटिव भी है। ओके, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 टू 24 डिग्री। सो 40 टू 24 डिग्री ये डिफरेंस आ जाता है कितने टाइम में, 4 मिनट में। ओके, इक्वल्स टू, तो ये आपका फॉर्मूला आपने सुना ही होगा ना, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू के इंटू टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग। ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ओके, यहां से फॉर्मूला आता है न्यूटन्स कूलिंग लॉ से। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहां पे, तो के ये कांस्टेंट है। अब जरा देखिए 40 से 24 टेम्परेचर हो रहा है 4 मिनट में, के यहाँ पे टी एवरेज, जरा देखिए टी एवरेज कितना लेंगे, तो ये 40 और प्लस 24 का ही एवरेज ले लेते हैं, तो ये तो 32 आएगा। ओके, 64/2 32 आ गया। अब यहाँ पे ये 32 हो गया, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ 16 दे रखा है यहाँ पे एयर का। ओके, क्वेश्चन पढ़ाओ। सो द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 16 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन नेक्स्ट 4 मिनट विल बी व्हाट। नेक्स्ट 4 मिनट में टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा, तो टेम्परेचर सराउंडिंग का ये वाला कितना दे रखा है, 16, तो मैं यहां से इसे मिटा देता हूं, इसकी जगह पर लिख देता हूं 16। ओके, तो प्यारे बच्चों ये आ गया 6/1/4। ओके, के 32 माइनस 16, जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बनेगा, तो यहां से ये कैंसिल। सो के इक्वल टू 1/4 आ रहा है, ये कांस्टेंट। ओके, न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट के इक्वल टू 1/4 आ गया। अब प्यारे बच्चों जरा देखिए, अब नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी नेक्स्ट 4 मिनट क्या होगा। नेक्स्ट 4 मिनट में टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होगा, ये 4 मिनट में चल रहा है, ध्यान रखना मैंने चेंज नहीं किया इसे। ओके, अब क्या होगा जरा देखिए, नेक्स्ट केस क्या कहता है कि नेक्स्ट 4 मिनट में क्या हो जाएगा टेम्परेचर, तो 24 टेम्परेचर था, अब नेक्स्ट 4 मिनट में टी हो जाएगा, नेक्स्ट 4 मिनट में ये स्मॉल टाइम। सो केस सेकंड ले लो। अब केस सेकंड में हमने, ये तो केस फर्स्ट हो गया था ना, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल्स टू, अब इन प्लेस ऑफ के डायरेक्टली आप लिखो 1/4, ये भी मिनट में ले लो, और यहाँ पे भी ये मिनट में ही चल रहा है। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या आ जाएगा, सेकंड केस में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रहेगा 24 था, टी होना है, एवरेज कितना आ गया ये, सो 24 प्लस टी एवरेज आ गया ये, और सराउंडिंग टेम्परेचर फिर से 16।
अब यहां से जरा सॉल्व करेंगे, यहां से तो ये कैंसिल हो रहा है, 24 माइनस टी इक्वल टू, जरा देखिए ये क्या रहेगा, 2 यहां से एलसीएम ले लीजिए, 24 प्लस टी माइनस 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 48 माइनस 2t इक्वल टू 24 प्लस टी माइनस 32। जरा t एक तरफ ले लीजिए, बाकी सारी चीज एक तरफ ले लीजिए, 48 या 24, तो प्यारे बच्चों इधर बचेगा 24, 32 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब 2t इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3t। तो प्यारे बच्चों जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 54 इक्वल टू 3t, t इक्वल टू 54/3, इतने डिग्री सेल्सियस वॉट एवर यहां पे दे रखा है 54। सो जरा देखो 54 नहीं 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 नहीं, ये 56 हो गया ना, 4 और 2 6, ये 6 होगा 6। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया 56, इस तरीके से आंसर बनेगा 56 आंसर। सो 56/3। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ पावर ऑफ लाइट सोर्स S1 टू दैट लाइट सोर्स S2 इज 2। दो लाइट सोर्स हैं, एक तो ये S1 और एक ये S2, ओके। इनकी पावर्स का रेशियो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो चलो जी, पावर एक्चुअली क्या होती है, जब लाइट सोर्स से पावर आती है कहीं पे आती है, इसका मतलब इस पे फोटोन गिर रहे हैं किसी सरफेस पे। सो पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का मतलब वो क्या होता है, एच न्यू अपॉन टी। एच न्यू अपॉन टी मीन्स, और डायरेक्टली न्यू को सी अपॉन लेमडा लिख सकते हो, तो वो लिख दीजिए एच अपॉन सी। और अगर फोटोन एन है तो पावर कंप्लीट एन अपॉन टी एच सी अपॉन लेमडा, ऐसे आपकी निकल के आ जाती है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ओके। आई होप आपको ये बात पता होगी। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए इसी वाले कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे यूज करूंगा। तो पावर पहली वाली क्या है, P इक्वल टू, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। तो जरा देखिए पहला केस क्या कहता है, S1 से 2 इंटू 10 टू दावर फोटोन पर सेकेंड गिरते हैं, तो n अपॉन टी पता चल गया ना, ये क्या है 2 इंटू 10 टू दावर 15 एच सी अपॉन लेमडा, ओके। ये पावर 1। अब ये क्या कह रहा है, ये लेमडा इसकी 600 है, तो जरा 600 भी लिख दीजिए नीचे। ये नैनोमीटर में है तो मैं इसे वहीं छोड़ता हूं क्योंकि बाद में कैंसिल कर लेंगे, अब क्योंकि दूसरा वाला भी नैनोमीटर में आ जाएगा। तो दूसरे केस में पावर 2 बोल रहा है, तो यही फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, हमें ये तो बताना ही है ना। तो अब जरा देखिए एच सी अपॉन लेमडा, इस केस में लेमडा क्या दे रखा है, दूसरे केस में क्या कहता है, सोर्स 2 से 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट होती है, तो 300 नैनोमीटर। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ये पूछा जा रहा है एच 2 से। तो जरा देखिए, जरा देखिए एच सी नैनोमीटर नैनोमीटर, 300 से 2 टाइम्स 2 से ये वाला कैंसिल, ओके। अब क्या होगा जी, अब कुछ नहीं होगा, P1 अपॉन P2, जरा रेशियो कर दो, डिवाइड दिया है मैंने ये यहाँ पे, कैसे करके डिवाइड दे दिया है, ओके। डिवाइड, डिवाइड देने पे अब जरा देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे क्या बचा, ये 300 से 2 टाइम्स 2 से कैंसिल, ओके ओके। रेशियो ये आ रहा है 1 अपॉन एन अपॉन टी, और ऊपर बचा 10 टू द पावर 15, और ये ऑलरेडी रेशियो 2 है, ओके। सो एन अपॉन टी 10 टू द पावर 15, ओके, ये ऊपर भी 15। सो एन अपॉन टी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15, जरा देखिए इसे 5 इंटू 10 टू द पावर 14, ऐसे करके हम इसे लिख सकते हैं।
तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने गिर रहे हैं, इतने, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड, इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड increase in pressure required to decrease the volume of water sample। प्रेशर बढ़ाना है, एक वाटर सैंपल का वॉल्यूम को घटाना है। ओके, वॉल्यूम को कंप्रेस कर दीजिए तो प्रेशर बढ़ जाता है, और वॉल्यूम को 0.2% से कम करना है, तो इसके लिए इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पी की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बल्क मॉड्यूलस भी दे रखा है। ओके ओके, तो बल्क मॉड्यूलस से बनेगा ये। सो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये कह रहा है to decrease the volume of water by 2%, so 2%, so increase in the pressure, so increase in the pressure, ये डेल्टा पी दे रखा है। ओके, ये डेल्टा पी इंक्रीज इन द प्रेशर, डेल्टा पी इंटू 10⁻⁻⁵, डेल्टा वी अपॉन वी, ये कितना परसेंट दे रखा है, 2%, डेल्टा वी अपॉन वी यहाँ पे 2%, 0.2% दे रखा है, तो 0.2% का मतलब है अपॉन 100। बल्क मॉडुलस यहाँ पे कितना दे रखा है, ये बल्क मॉडुलस दे रखा है 2.15 इंटू 10⁹। अब मैं इसको बल्क मॉडुलस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0.2 अपॉन 100 इक्वल टू पी इंटू 10⁵। यहां से ये बनेगा, तो ये तो 5 पावर है, तो यहां से तो 4 बचेंगे बस। ये 2 ऑलरेडी, या यहां से एक हटा दो, ये 3 हो जाएंगे, और 3 से ये इसमें सिर्फ एक ही बचेगी पावर। जब एक बचेगी तो ये हो जाएगा 21.5 इंटू 2 प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, प्रेशर आ गया 43। ओके, तो यहां से होगा 43 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा जी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है इन द एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के मेजरमेंट के एक्सपेरिमेंट में ओके, जो लिक्विड है विद बॉल हैविंग रेडियस आर। ओके, तो विस्कोसिटी के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक विस्कस लिक्विड में एक बॉल को छोड़ा जाता है, और इसमें आर रेडियस है जिसकी। ओके, तो आपने पढ़ाई होगा कि कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये गिवन है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ए ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r। तो जहां पे देखिए, जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना इसमें, और टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस इसमें, ये वाला रिलेशन है। फॉर्मूला देखो, तो अब वो पूछ रहा है कि इसमें ग्राफ कैसा बनेगा। ये तो पैराबोला होता है, ये तो पैराबोला होता है, तो ऑप्शन ए ये सही है। ऑप्शन बी टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ बॉल आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन लिक्विड। ये कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट डायमीटर की भी होंगी, डिफरेंट डायमीटर की बॉल्स के लिए टर्मिनल वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भाई कैसे रहेगी, जब रेडियस चेंज तो वेलोसिटी चेंज। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सो टर्मिनल वेलोसिटी यहां पे आपको पता चल रहा है कि ये विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है, और विस्कोसिटी किसके साथ बदलती है, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटती है। ओके,
फ्लूइड है वो थोड़ा गाढ़ापन कम होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने पे, विस्कोसिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने पे। तो वेलोसिटी ओके डिपेंड करती है टर्मिनल वेलोसिटी टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां पे बोला जा रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ ए गिवन लिक्विड। यस, यहां पे आप देख रहे हो ना डेंसिटी के साथ इसका रिलेशन है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी यहां पे क्या है, करेक्ट है। ओके, तो यहां पे कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, ओके, उसकी डेंसिटी आप पता कर सकते हो। इसमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड दोनों है। तो जरा ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन ई, इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड वैल्यू ऑफ एन, जिसे हम ईटा कह रहे हैं, यहाँ पे ये ईटा है, ओके, विल चेंज। भाई ये तो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसे बॉल को ड्रॉप करने से क्या मतलब निकला है, फ्लूइड की विस्कोसिटी तो सेम ही रहेगी, तो ये क्यों बदलेगी, तो ये गलत है। तो ऑप्शन है ए सी डी। यहां पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सरफेस टेंस, जिसमें 5 दे रखे हैं स्टेटमेंट, 1 2 3 4 और 5। देखते हैं इसमें कौन सा सही है, उसी के अनुसार हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो पहला है सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द इंटीरियर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस। ये कह रहा है कि इसके इंटीरियर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना कहीं पे, वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करते हैं सरफेस से ज्यादा, उसके सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होती है जो उसके इंटीरियर के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे फ्लूइड भरा है ना, तो ये तो गलत है ना, ये उल्टा स्टेटमेंट है। जो अपर सरफेस के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सरफेस टेंशन उसकी वजह से अराइज होता है। तो एनर्जी इसकी सरफेस पे ज्यादा होती है इंटीरियर की अपेक्षा, तो ये इसमें उल्टा दे रखा है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो हम इसे कहेंगे रॉन्ग ऑप्शन ए ना। दूसरा क्या कहता है, एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस, टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी है ना वो कम होती है, तो इसमें कह रहा है इंक्रीज होती है, तो ये भी गलत है। जब टेम्परेचर किसी गैस का बढ़ता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। हाँ, गैस के केस में ये सही है, गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ने पे, ये तो लिक्विड का केस था पुराना वाला, गैसेस में क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। अब जरा देखिए, इसमें कहा जा रहा है ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस डिटरमाइंड बाय द रेनॉल्ड नंबर। हाँ जी, रेनॉल्ड नंबर होता ही यूज इसीलिए है कि हम बता सकें कि फ्लो टर्बुलेंट है या फिर फ्लो ओके स्ट्रीमलाइन है। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर है ना रेनॉल्ड नंबर मोर देन 2000 होने चाहिए, मोर देन 2000। तो ये बात सही है कि रेनॉल्ड नंबर बताएगा, रेनॉल्ड नंबर डिटरमाइन करेगा कि फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन। इन स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीम नेवर इंटरसेक्ट। यस, स्टेडी फ्लो में कभी भी दो स्ट्रीम एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये पाइप जा रहा है पानी का और ये पानी का पाइप है, ऐसे करके स्ट्रीम जा रही हैं, तो कोई भी स्ट्रीम किसी को भी क्रॉस नहीं करेगी स्टेडी फ्लो के केस में। टर्बुलेंट में करती है, स्टेडी फ्लो में नहीं करेगी, एकदम सीधा सा ऐसे जा रहा हो, एकदम प्यारा सा फ्लो हो रहा हो, उसमें कभी भी एक लाइन दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये डी भी करेक्ट हुआ। तो यहां पे कौन कौन सा है, सी डी और ई। तो सी डी ई में हमारा ऑप्शन बनता है 2, सी डी ई करेक्ट। ऑप्शन 2 इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड का मास है 250 ग्राम। तो चलो जी, सबसे पहले एक यूनिफॉर्म रॉड ही बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ओके, यूनिफॉर्म रॉड है और इसका मास है हाउ मच, 250 ग्राम। तो लीजिए जी 250
ओके, ग्रेविटी वाला जी ले रहा हूं मैं, ग्राम वाला जी नहीं ले रहा। ओके, ये अब जरा देखिए, इसकी 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। बैलेंस्ड है एक शार्प एज पे, लो जी ये एक शार्प एज है, यहां पे ले लो, ये एक शार्प एज है, इस पे बैलेंस्ड है। ये शार्प एज कहां पे बैलेंस्ड है? 40 पे। कहां से? इस एज से, देखो ये 40 है ना, ये 40 सेंटीमीटर, तो यहां पे ये वाली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। ओके, अब वो बोल रहा है कि अब वो बोल रहा है ए मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो 10 सेंटीमीटर मार्क कोई यहां पे होगा, जब ये वाला 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां पे मास कितना सस्पेंड किया गया है? 400 ग्राम। ये पर लेकिन मैं ग्रेविटी वाला जी ले रहा हूं। ओके, मैं किसी को भी किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहा अभी, क्योंकि बाद में ये सब कैंसिल होने हैं। अब जरा देखिए, टू मेंटेन द बैलेंस, अब जरा इस एज पे देखेंगे ना, तो इस एज पे देखेंगे तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा इस एज पे, क्योंकि इधर वजन ज्यादा है तो इधर ये घूम जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बताया है कि 90 सेंटीमीटर पर, या तो यहां से आ जाओ 90 सेंटीमीटर पर, ये वाली जगह 90 सेंटीमीटर पे एक मास सस्पेंड किया जाता है। ओके, मास सस्पेंड किया जाता है 90 सेंटीमीटर पर, तो मैं इसे एम कह रहा हूं, ग्रेविटी वाला जी, ये वेट बना दिया मैंने, वेट फोर्स बना दिया, ये लटका दिया। अब ये कह रहा है कि ये मास कितना होना चाहिए इसे बैलेंस करने के लिए, तो इसका कॉन्सेप्ट तो वही सिंपल सा है ना, इधर के सारे टॉर्क और इधर के सारे टॉर्क बराबर होने चाहिए। तो ऑब्वियसली नेट टॉर्क यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा तो ये रोटेट ही नहीं करेगा। तो इधर सारे टॉर्क देख लो, इधर की तरफ के जो फोर्स टॉर्क बना रहे हैं, तो इधर की तरफ तो एक ही फोर्स है ना, जो कि कितना है? 400 है, 400 जी। तो ये फोर्स हो गया, वेट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, और इधर साइड में देखो ये 250 भी है, 250 जी इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस इधर ये वाली कितनी है? एम जी इंटू 90। ओके, यहां से 90, मैं ये कह रहा हूं ये 90 तो यहां से है, क्योंकि ये 90 तो यहां से शुरू होगा ना, 90 यहां से होगा, तो हमें यहां से ठीक करना है। तो 90 में से ये जो एज है, ये जो एज तो 50 पे ना, ये एज 50 पे, 40 पे, सो 40 के बाद 50 चलोगे तो 90 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 90 है, आप थोड़ा सा इसे ठीक करोगे यहाँ पे, सॉरी 50 है, 40 के बाद कितना चलना पड़ेगा? 50 चलना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर, तब जहां पे 90 बन आएगा। तो चलो जी 50 लिख देते हैं। ओके, 40 के बाद 50 चलेंगे, 90 आ गए। अब जरा देखो, ये जी से तो सारे जी कट ही जाएंगे ना, ये वाला जी, ये वाला जी, ये वाला जी। अब देखो जीरो से भी काट दो, ये वाला जीरो एक, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, और एक ये वाला जीरो। सो 1 2 0 0 माइनस 250 इक्वल टू 5m, दोनों तरफ 5 से डिवाइड दे दो। ओके, ओके, सो ये बना 240 माइनस 50 इक्वल टू m, सो m आ गया 190, तो ये ग्राम में ही चल रहा था शुरुआत से। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन 2। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 400 ग्राम का एक सॉलिड क्यूब है, इसका मास दे रखा है 400 ग्राम, और इसका लेंथ भी दे रखा है। ओके, इस क्यूब का लेंथ भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये वाटर पे फ्लोट करता है। तो फ्लोट की कंडीशन तो ये होती है कि जो डाउनवर्ड फोर्स होगा ना, ये जो mg डाउनवर्ड फोर्स होगा, ये डाउनवर्ड फोर्स होगा, वो बायंट फोर्स मतलब अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। ये होता है कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। ओके, ये फ्लोटेशन इस केस में होगा। अब ये कह रहा है कितना वॉल्यूम बाहर है वाटर से,
इतना वॉल्यूम पूछा जा रहा है, हाउ मच वॉल्यूम आउटसाइड वाटर, और ये डेंसिटी वाटर दे रखी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मास क्या है 400, ग्राम को बदल लीजिए किलोग्राम में, ये जी है। अब थ्रस्ट होता है फॉर्मूला वी रो जी। ये वॉल्यूम होता है ना, जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम होता है, तो वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ इतने के बराबर, तो इसकी हाइट ले लो h सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम कितना बनेगा इस h सेंटीमीटर हाइट पे, तो लेंथ कितनी दे रखी है, ये इसकी इसका जो एरिया जो भी होगा ना, वो एरिया निकालो और इस हाइट से कर दो मल्टीप्लाई, इस हाइट से कर दो मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ये वाला। ओके, इस हाइट से कर दो मल्टीप्लाई, बेस का एरिया होता है, ये लेंथ इसकी 10 दे रखी है ना, तो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10, बट ये तो सेंटीमीटर में, चलो भैया मीटर में बदल लो। हाइट भी हमने सेंटीमीटर में ली है, तो इसे भी मीटर में बदल लो। रो डेंसिटी यहाँ पे 1000 दे ही रखी है ऑलरेडी, तो लो जी 1000, 1000, ये जी है, जी से यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगा, तो क्या बचा ओनली 400 अपॉन ये 1000, तो नीचे 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला कैंसिल, इस वाले जीरो से ये वाला कैंसिल, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब हाइट यहाँ पे आ गई 4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, जब ये हाइट 4 सेंटीमीटर आ गई, अब क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब हमें निकालना है ये पीले वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को कैसे निकालोगे, इस वॉल्यूम को निकालने के लिए आप एक काम करो, इस वॉल्यूम को निकालने के लिए आप एक काम करो यहाँ पे। ओके, इसकी हाइट देखो जरा कितनी है यहां से यहां तक, ये तो 10 है ना 10, और ये कितनी है 6 4, ये यहाँ पे हमने अभी अभी 4 निकाली है, तो ये बच्ची कितनी 6 सेंटीमीटर। चलो जरा वॉल्यूम निकालो इसका। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आउटसाइड निकलेगा, वॉल्यूम आउटसाइड होगा बेस एरिया, बेस एरिया कितना है 10 इंटू 10, और ये हाइट कितनी है 6, तो ये आ गया 600 और सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों, ये बनेगा इसका आंसर। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब जिसका एज 10 सेंटीमीटर है व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर। सो कोई भी क्यूब है, ओके, इस क्यूब में क्या किया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से इसको दबाया जाता है और प्रेशर दिया जाता है इतने का। ओके, तो अब इसमें किसके वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका एज दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, और यंग्स मॉड्यूलस भी बता रखा है इसमें। ओके, यंग्स नहीं, बल्क मॉड्यूलस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें से माइनस साइन, सो इसमें पूछा जा रहा है डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू प्रेशर अपॉन बीटा। इसमें पूछा जा रहा है डेल्टा वी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो डेल्टा वी इक्वल टू हाउ मच प्रेशर, प्रेशर है यहाँ पे 7 इंटू 10⁶। बल्क मॉड्यूलस क्या है, यहाँ पे दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस v का, तो v यहां पे निकलेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है जी, लेंथ का क्यूब, लेंथ है 10 इंटू 10 इंटू 10, पर ये तो सेंटीमीटर में, कन्वर्ट कर लो इसे मीटर में। 100 100 100, तो ये तो 10⁶ हो जाएगा, तो यहां से ये कैंसिल, ये 1 2 3, 3 से ये कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 10⁸, तो ये बना 7 अपॉन। ओके, मैं यहां से पॉइंट को हटा के एक जीरो इधर बढ़ा देता हूं और एक जीरो ऊपर ले जाता हूं, तो यहां से 14 10⁸ हो जाएगा। अब जरा देखिए,
10⁸ हो जाएगा, तो 7 10 जा 17 एंड 7 2 जा 14 और 2 5 जा 10। यहां से बना 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। आंसर पूछा जा रहा है मिलीमीटर क्यूब में। ओके, आंसर पूछा किसमें जा रहा है, मिलीमीटर क्यूब में। सो मिलीमीटर क्यूब में आंसर पूछा जा रहा है, तो अब इसे कैसे देखेंगे, जरा देखें। सो 5 10⁻³ 10⁻³ अगर मैं यहां पे 10⁻³ लेता हूं तो एक मुझे 10 ऐसे भी लेना पड़ेगा। सो ये हो गया 50 इंटू 10⁻⁻9। सो इसको मैं ले सकता हूं 50 मिलीमीटर क्यूब। ओके, जरा चेक करिए आंसर आपका 50 के जैसा कुछ आ रहा होगा, जो भी है। ओके, एक बार आप जरूर कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन पूछा है ऑफ वाटर एट डेप्थ। डेप्थ कितनी पे, इतने पे। कोई डेप्थ है बेटा यहाँ पे, ये 2.5 किलोमीटर की, और कंप्रेशन पूछा है। ओके, यहाँ पे वाटर में कितना कंप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे एच हाइट पे जो भी है, यहाँ पे कितना कंप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो बल्क मॉडुलस दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे रखा है। जरा देखिए, बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। प्यारे बच्चों, प्रेशर इस हाइट पे क्या होगा, एच रो जी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी अपॉन वी पूछा गया है। ओके, एच यहां पे कितना दे रखा है, एच दे रखा है 2.5 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं मीटर में बदल रहा हूं। डेंसिटी यहां पे कितनी दे रखी है, 2, डेंसिटी यहां पे दे रखी है 1000, ये रहा 10⁻³ और जी कितना दे रखा है 10। अब जरा देखो नीचे, इस बल्क मॉडुलस को इस जगह पर लिख देता हूं। बल्क मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻⁹। तो 1 2 3 4 4 और 3 7, यहां से ये 7 0 खत्म और ये 2 रहेगा। अब ये यहां से एक पॉइंट में हटा देता हूं और डायरेक्ट यहां पे एक और 10 लिख देता हूं। ओके, सो 25/2 ओके इंटू 10⁻3। अगर मैं चाहूं तो 25/200 हम इसे लिख सकते हैं। इसको ना परसेंट में भी बदलना ना, तो इसमें परसेंट में बदलना है, तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 1 2 5 5 जा 5 4 जा। ओके, सो 5/4 कितना बनता है, इतना। तो इतने परसेंट ये आ जाएगा यहां पे आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज 4। 24वां क्वेश्चन कहता है कंटेनर ऑफ ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेन्स, वॉल्यूम फिक्स है जी। ओके, टेम्परेचर कितना है 27, तो आप इसको कह सकते हैं 27 प्लस 273, सो 300 केल्विन। अब क्या कह रहा है कि फिक्स वॉल्यूम पे अगर हम किसी भी कंटेनर में जो गैस है उसका अगर टेम्परेचर प्रेशर डबल करेंगे तो उसका टेम्परेचर में क्या बदलाव करना पड़ेगा। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखोगे, बाकी सभी कांस्टेंट हैं, तो ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। सो P1/P2 इक्वल टू T1/T2। प्रेशर को करना है डबल, तो लो जी, डबल हो गया प्रेशर। ओके, सो पहला टेम्परेचर 300 था, T2 कितना हो जाएगा, तो कैंसिल करो और T2 हो जाएगा 600, और 600 दिस इज केल्विन, बट इफ यू फाइंड इन तो 273 आप सब्ट्रैक्ट करिए। 273 सब्ट्रैक्ट करने पे पाएंगे 7
9, this is 2, this is 5 or 2, this will be 5 or 2, this 327 degree Celsius. Answer 327 degree will be the answer. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसका सरफेस एरिया ऑफ इनपुट पिस्टन, तो ये इनपुट पिस्टन है, इसका सरफेस एरिया 6 दे रखा है, एंड दैट ऑफ आउटपुट पिस्टन इज 1500 सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया है यहाँ पे 1500 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, इस पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाता है इनपुट पिस्टन पे। तो बोल रहा है आउटपुट 100 न्यूटन फोर्स लगा के आउटपुट पिस्टन को 20 सेंटीमीटर तक इसे ऊपर उठाना है। ओके, तो ऐसा करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? लो जी, वर्क डन देखिए जरा क्या करना पड़ेगा। ओके, जरा देखिए, प्रेशर दोनों तरफ सेम, यहां प्रेशर बढ़ा P1, तो यहां पे भी जो प्रेशर बढ़ेगा वो बराबर होगा, P1 बराबर क्या होगा P2 के, ट्रांसमिटेड प्रेशर सेम रहेगा। ओके, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स 1 अपॉन एरिया 1, फोर्स 2 अपॉन एरिया 2। फोर्स 1 होगा 100, एरिया कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फोर्स 2 बराबर देखिए क्या आ रहा है A2 कितना दे रखा है यहाँ पे 1500। ओके, सो यहां से F2 कितना बना 2, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और दिस इज द 50। सो F2 कितना आ गया 25000 न्यूटन, ये फोर्स आ गया F2। अब जरा वर्क डन देखिए, यहां पे ये फोर्स मिल रहा है F2, इसको लिफ्ट कर रहा है 20 सेंटीमीटर हाइट, तो वर्क डन देखिए इस फोर्स के द्वारा 25000 इंटू 20 सेंटीमीटर हाइट। अब जरा सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल लेते हैं, तो यहां पे कर दो 100 का डिवाइड, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाते हैं और 25 2 मीन्स 50,000। सो 5000 मीन्स 5 किलो जूल वर्क डन करना पड़ेगा। आंसर आ गया 5 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब पढ़ते हैं जरा अगला क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन ए मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन जरा समझने वाला है। हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। कोई भी मटेरियल है, ओके, इसमें अगर आप हीट कंडक्ट कर रहे हो, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ओके, तो हीट कंडक्टिविटी से ज्यादा, ओके, भले इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है, हीट धीरे धीरे जा रही है, बट इसके इलेक्ट्रॉन हीट पाके तुरंत एक्साइट हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं, तो वहां पे करंट फॉर्मेशन हो सकता है। तो हीट पाके इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लग जाएंगे तो करंट वहां पे बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के चलने से करंट बनता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे मटेरियल को हम हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल कहते हैं, और लो थर्मल कंडक्टिविटी पे ही ऐसा हो जाए, ओके, तो ये पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा सी। ऐसा मटेरियल जिसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसका टेम्परेचर ऐसे मटेरियल का थोड़ा डिफरेंस कर दो, तो वहां पे जो हीट होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ऑप्शन 3। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन न्यूटन्स कूलिंग लॉ पे बेस्ड है। अब ये क्या कर रहा है, कप का टेम्परेचर 900 से 800 हो जाता है, तो डिफरेंस कितना आया 900 से 800, और ये कितने टाइम में डिफरेंस आ रहा है, T मिनट्स में। लो जी, तो यहाँ पे K इसका एक कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, एवरेज टेम्परेचर कितना है 800/2, और यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर लेते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने ये करा रखा है, सराउंडिंग किसकी है, ये सराउंडिंग है ये रूम की, क्योंकि ये रूम में रखा जाता है कप, तो जिसका टेम्परेचर है 200। प्यारे बच्चों 200, तो मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, ये टेम्परेचर डिफरेंस इतने टाइम में आ रहा है,
K एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ये लेते हैं एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। तो यहां से 100 अपॉन टी के आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 900 प्लस 800, सो 1300 अपॉन 2। ओके, 1300 अपॉन 2, बिकॉज 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 400, 800 में से 400 जाएगा तो 400 बचेगा, 400 प्लस 900 1300 ओके। तो अब यहां से जरा ये इक्वेशन आ गई 1। मैं अभी सेकंड केस को साथ सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखिए। अभी मैं इसे आगे सॉल्व इस वजह से नहीं कर रहा कि कैंसिलेशन हो जाएगा। केस सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि जब एक छोटा कप है उसका टेम्परेचर आप 800 से 600 तक लेके आइए, कितना डिफरेंस आया? 200 का डिफरेंस आया। इसमें कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा टी डेस, के कांस्टेंट ले लीजिए, और सेम यहां पे एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा? 800 एंड 600 में, दोनों को जोड़िए 1400, 1400 प्लस 2 कर दीजिए, 1400 प्लस डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 700 आएगा, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 200 दे रखा है। लो जी, 200 सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है। तो अब मैं यहां पर 200 लिख देता हूं इस तरीके से। आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाओगे 200 अपॉन टी डेज इक्वल टू के इंटू 500। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। अब मैं जरा कैंसिलेशन लगा रहा हूं उसमें, तो डिवाइड कर दो आप इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। ओके, फर्स्ट बाई सेकंड से डिवाइड करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो खत्म, ये कैंसिल हो गया, यहां से खत्म, ये 2 जीरो यहां से ये खत्म। अब ये आ रहा है 1 अपॉन टी, इधर 2 अपॉन टी डैश, डिवाइड लगाया है मैंने फर्स्ट में सेकंड का। अब जरा यहां से देखिए कितना बनेगा, 13 अपॉन 2 अपॉन इधर है 5, इधर सिर्फ बचा 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0। सो टी डैश अपॉन 2t इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। So 2 5s are 10. Okay. So t dash will be equals to 13 upon 5t. So 5 2s are 10, 5 6s are 30. So t dash इतना आ रहा है। Okay. t dash इतना आ रहा है 13 अपॉन 5। तो जरा देखिए 13 अपॉन 5 कहीं यहाँ पे है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन 1। So option 1 will be the correct answer. एक बार आप क्वेश्चन पॉज करके इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए, इसका जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम यही करते हैं फिनिश। जरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे, आप अगर इसके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको वहां पे उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए।